नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की ज़रूरत के लिए किस तरीके से आप करें प्लानिंग। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर लाइव के दौरान भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योर मनी। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं आज की हमारी मेहमान से, जो कि हैं फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। आज हम अपने व्यूअर्स की क्वेरी लें, इससे पहले हम बातचीत करेंगे एनआरआईज़ के बारे में कि अगर एनआरआईज़ भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए तो किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए। हमारे पास समय है, आराम से बात करेंगे। प्रतिभा जी, ये बताइए कि एक एनआरआई जो बाहर रह रहा है, भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, तो क्यों वो चुनेगा और किस अप्रोच के साथ उसको आना चाहिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो मनोज जी। नॉर्मली जो एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका एक रीजन यही होता है कि कभी ना कभी वो वापस रिटर्न कर इंडिया में आना चाहते हैं, तो एक असेट्स इधर बिल्ड करना चाहते हैं। और एक होम बायस तो होता ही है, हमें लगता है इतना तरक्की हो रहा है तो हम भी इसका हिस्सा बने। तो बहुत सारे एनआरआईज जो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स बोलो कि डायरेक्ट इक्विटी या फिर पीएमएस एआईएफ किसी के भी जरिए वो इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइमरीली बिकॉज वो वापस कभी ना कभी आएंगे और उनको एक बड़ा सा जमा पूंजी चाहिए। और व्हाट बेटर वे देन म्यूचुअल फंड्स टू एक्यूमुलेट दिस। ये बताइए कि जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड में रास्ते क्या है आने के लिए, और प्लस पॉइंट्स हैं क्या कुछ, मतलब इनके अलावा कि वो यहाँ के हैं, एक लगाव है? एब्सोल्युटली प्लस पॉइंट्स है। अगर आप देखेंगे हाल ही में तो हमारे कंट्री का जो ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, जो रिटर्न्स मिला है, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिला है। ऑफ कोर्स यूएस में भी रिटर्न्स मिला है। तो डाइवर्सिफिकेशन तो सबको चाहिए। अगर उनका इंटेंट है कि वो वापस आना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका काफी सारा पोर्टफोलियो रहना चाहिए। और उनका जो रास्ता है वो काफी आसान है। जैसे हमारा होता है, हम एज अ रेसिडेंट इंडियन जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा केवाईसी होना जरूरी है। वैसे ही नॉन रेसिडेंट इंडियन का भी केवाईसी करना जरूरी है। केवाईसी करने के बाद डिपेंड्स कि कौन से कंट्री के एनआरआई। मोस्ट कंट्रीज के एनआरआई के लिए बहुत ही आसान है यहाँ का तरीका, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन जरूर होते हैं। एक्सेप्शंस है कि अगर वो यूएस रेसिडेंट है या कैनेडियन रेसिडेंट है तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहां के टैक्स रूल्स अलग है। उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत प्यूनिटिव, बहुत ज्यादा टैक्सेशन है उनको अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। ये दोनों कंट्रीज छोड़ के बाकी के कहीं के भी अगर नॉन रेसिडेंट है वहां पे रहते हैं, तो अगर उनका केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने कर लिया तो कोई भी म्यूचुअल फंड में आसानी से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो उनको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एनआरई या एनआरओ अकाउंट, और ये एनआरई एनआरओ अकाउंट के जरिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एनआरई और एनआरओ दो तरह के अकाउंट्स जो आप बता रही हैं, ये क्या है? और ये जब इन्वेस्ट करने की सोचते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड के ज़रिए, तो कुछ कंप्लायंस का भी इशू आता होगा, नियम कानून भी उसमें होते होंगे, तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। एब्सोल्युटली, फेमा के हिसाब से कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, इसके हिसाब से तो एक तो जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में तो एनआरई या एनआरओ अकाउंट से करना चाहिए। तो ये क्या है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है एनआरई अकाउंट। सिंपल अगर हम सोच ले कि एनआरई अकाउंट होता क्या है, जो फॉरेन कमाई होती है, फॉरेन करेंसी में कमाई होती है, उसको इंडिया रेमिट करने का सबसे आसान तरीका है। नंबर वन, वो वहां जो कमाया हुआ पैसा है उसको रुपीज में यहाँ पे एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो वो एफडी वगैरह बनाते हैं तो टैक्स फ्री है उनके लिए, उनको इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता है जो एनआरई अकाउंट में है। एनआरओ अकाउंट है जो वो नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे भले ही नहीं रहते हैं, उनका प्रॉपर्टी हो सकता है, उनका शेयर्स हो सकता है, उनका कुछ तो इनकम इंडिया में हो सकता है, इसके लिए एनआरओ अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट की भी जरूरत है। इंडिया में जो कमाई होती है वो सब इंडियन रुपीज में एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट में कोई इंडियन रेजिडेंट उनका जॉइंट होल्डर नहीं हो सकता है। ओके, तो एनआरई एनआरओ दोनों ही एक तरीका है जहां से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है, एनआरई से पैसा वापस अगर जो देश में रहते हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ साल बाद डिसाइड किया कि ये सारा पैसा हम अभी तो इंडिया आने का मतलब सोचता नहीं है, कुछ सालों के लिए वापस लेके जाना चाहते हैं, तो रीपैट्रिएबल है, आसानी से लेके जा सकते हैं। एनआरओ से भी पैसा लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट है, अप टू 1 मिलियन यूएसडी वो वापस लेके जा सकते हैं। और हाल ही में चेंजेस हुआ है, पहले ऐसा अलाउड नहीं था कि एनआरओ से एनआरई ट्रांसफर कर सकते हैं, अब वो भी कर सकते हैं। प्रतिभा जी, आपकी बातचीत से मुझे जो समझ में आई बात मैं उसको बताता हूँ, आप बताइए सही है कि नहीं। मान लीजिए मैं एक एनआरआई हूँ, तो अगर मैं बाहर जो पैसा कमा रहा हूँ उसको रखने के लिए एक अकाउंट खोलना हूँ तो एक्सटर्नल अकाउंट एनआरई खोलना चाहिए। और अगर मेरा घर यहाँ पे है, मेरी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे मैं कमाई करता हूँ, तो वो मेरे को एनआरओ अकाउंट में रखना चाहिए, उसके लिए एनआरओ अकाउंट ज़रूरी है, ऐसा है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर आप कह रही हैं कि फिर इसमें बाद में एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने का भी आजकल थोड़ी ढिलाई मिल गई है, पहले ऐसा नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब चीज़ों को आसान बनाया जा रहा है एनआरआईज़ के लिए। ये बताइए कि इसमें क्या कुछ ध्यान रखने की बात है, कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है कंप्लायंस को लेकर या नियम कानून को लेकर, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपने नोटिस की हैं क्या? एब्सोल्युटली, जो एनआरआई होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, जो उनको इन्वेस्टमेंट्स में गाइड करते हैं वो भी अच्छी तरह से इंडियन टैक्स लॉज को समझते हैं। लेकिन एनआरआई को ये भी ध्यान रखना है कि जो जो देश में वो रहते हैं उनका टैक्स लॉस क्या है। अब यहाँ आती है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, डीटीए, मतलब आपको वही पैसे जो कमाए हैं उसमें इंडिया में भी टैक्स भरेंगे और दूसरे देश में भी भरेंगे, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारा काफी कंट्री उसके साथ डीटीए साइंड है, तो आप तो नहीं भरने वाले। लेकिन हो सकता है कि इंडिया में जो आप पैसा कमा रहे हैं उसका टैक्स ही ना लगे, जैसे यूएई में कोई टैक्स ही नहीं लगना है, इंडिया में आपने कमाए तो इंडियन टैक्स तो आप भरेंगे, लेकिन यूएई में कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन यूएस में अगर आपने इंडिया टैक्सेशन के हिसाब से आपने सोचा, सिर्फ इंडिया का सोचा कि यहाँ पे टैक्स लगना है नहीं लगना है कितना लगना है, और आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन यूएस में बहुत बुरा टैक्सेशन लगेगा अगर आप म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं और वहां यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो टैक्सेशन रेट्स बहुत ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से कंट्री के एनआरआई हो और उसके हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम तो यही बताते हैं कि यूएस और कैनेडियन रेसिडेंट्स को डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पीएमएस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तो डायरेक्ट इक्विटी होता है, वहां पे उनका टैक्सेशन यूएस में ज्यादा नहीं लगना है। यहाँ पे सिर्फ 12.5 या 20% लगना है और उधर अगर 25-30% लगना है, तो टोटल डिफरेंस तो कहीं ना कहीं तो आपको पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक भूल होता है लोगों का, ये नहीं सोचते कि हम मेरे जो रेजिडेंट कंट्री है वहाँ क्या टैक्स लगना है। ठीक है, आखिरी सवाल, वही जो आखिरी बात होती है, मैंने पैसा लगा दिया, भर दिया, जमा हो गया, कमाई कर ली, निकालेंगे कैसे? जैसे मैंने बताया, आपने एनआरई के थ्रू किया तो बहुत इजीली रिपैट्रिएबल है। आप जब निकालते हैं एज एन एनआरआई, जब आप रिडीम करते हैं तो जो टैक्सेशन इंडियंस को लगना है वही आपको भी लगना है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको 12.5, इक्विटी में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, और एक साल के अंदर आपने रिडीम करना चाहे तो 20% लगेगा। लेकिन एज अ रेजिडेंट इंडियन टीडीएस नहीं कटेगा और एज अ एनआरआई आपको टीडीएस कटेगा। अगर आप रियल एस्टेट बेचते हैं तो भी आपको ज्यादा, मतलब जब स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस कट जाएगा। ये पैसा अगर एनआरई में तो इजीली रिपैट्रिएबल है, अगर एनआरओ में है तो भी अप टू $1 मिलियन इजीली रिपैट्रिएबल है, आप बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं वापस। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के दिमाग में बहुत सारी बातें साफ़ हुई होंगी। अगर कुछ जो एनआरआईज़ हैं या फिर जो उस स्थिति में जाने वाले एनआरआईज़ होने वाले हैं,
और अब शुरू करते हैं अपने कॉलर्स की क्वेरी लेना। अर्जिंदर सिंह है मोहाली पंजाब से हमारे साथ और 61 साल के हैं, 80,000 की मंथली SIP कर रहे हैं। अर्जिंदर जी पूछिए अपना सवाल। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा था। 80,000 पर मंथ मेरी सिप चल रही है और उसकी करंट वैल्यू सर अबाउट 11 lakhs है। तो मैं अपना इस पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहता हूँ। क्या पोर्टफोलियो में जो फंड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो ठीक है या उसमें किसी चेंज की जरूरत है? और अबाउट 12 इयर्स में मेरा 2 करोड़ का टारगेट है, क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा सर? जी, तो अभी 80,000 की SIP है प्रतिभा जी और 2 करोड़ का टारगेट है 12 साल में। इनका पोर्टफोलियो देखें और बताएं कि क्या इनके इन्वेस्टमेंट सही हैं। देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो उन्होंने भेजा है इसमें SBI स्मॉल कैप में 10,000, SBI मल्टी कैप में 10,000, SBI गोल्ड में 10,000, SBI कॉन्ट्रा में 5,000 और SBI निफ्टी 50 में 5,000 है। ये मैं सिर्फ SBI की फंड्स बता रही हूँ। टोटल उनका 80,000 का SIP चल रहा है। 40,000 यानी कि 50% जो उनका इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ही AMC में है। AMC कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि हर एक AMC का एक स्टाइल होता है इन्वेस्टिंग का और हर स्टाइल हर समय नहीं चलता है। तो डाइवर्सिफाई मतलब 50% आपका इन्वेस्टमेंट एक ही AMC में करना आई थिंक बैलेंस नहीं देता है। आपको AMC डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इसी कैटेगरीज में ये फंड्स अच्छे हैं, लेकिन इसी कैटेगरीज में थोड़ा आप डाइवर्सिफाई करके एक लिमिट अपने आप में रख सकते हैं कि 15 या 20% से ज्यादा एक AMC में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात है लार्ज मिड स्मॉल कैप इंटरनेशनल गोल्ड, इसमें अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो गोल्ड में 13% का एलोकेशन है। गोल्ड का एलोकेशन तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया होगा हाल ही में, बट ये सोचना जरूरी है कि आप एक लिमिट रखें गोल्ड का एलोकेशन के लिए। एक तो आप सिप के जरिए कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि रीसेंसी बायस ना हो कि हाल ही में तो बहुत अच्छा रिटर्न्स आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा गोल्ड में पॉजिटिव ही रिटर्न्स आता है। ऐसा भी है कि कभी कभी नेगेटिव रिटर्न्स आता है, स्टैग्नेंट रिटर्न्स आता है और काफी वॉलेटाइल हो सकता है। अभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन आगे जाके हो सकता है। ऑलरेडी आपका 13% गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट्स है और एक आपने मल्टी एसेट भी रखा, उसमें भी थोड़ा बहुत गोल्ड का एलोकेशन होता है। 6% आपने इंटरनेशनल रखा, विच इज वेरी गुड। तो हमारा गोल्ड के लिए यही है कि आप 10% तक रखेंगे गोल्ड का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में, तो इट विल बी गुड। अगर आप बताते हैं कि नहीं गोल्ड इज अ गुड कैटेगरी में 15 रखना चाहता हूं, तो एटलीस्ट उसको मॉनिटर कीजिए कि वो कहीं 20-25% ना हो जाए। जहां तक लार्ज मिड और स्मॉल है, आपका लार्ज का एलोकेशन ज्यादा है 37%, मिड का 22 और 20% स्मॉल में है, विच इज गुड। अगर रिवर्स होता तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो नंबर ऑफ फंड्स थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं AMC, बिकॉज AMC डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अगर आप चेंज कर रहे हैं तो याद रखिए कि फंड्स जो है एक कैटेगरी में कम कर सकते हैं। मतलब सेम कैटेगरी में दो फंड्स दो AMCs का नहीं रखेंगे तो अच्छी बात होगी। जहां तक आपका कॉर्पस का सवाल है कि आपने ऑलरेडी 11 लाख इकट्ठा कर लिया, ये 11 लाख सिर्फ 11 लाख, अगर आपने बोला 10 साल में कितना, 12 में कितना, 15 में कितना, 10 साल में 35 लाख तक बन जाएगा और 15 साल में 64 लाख तक बन जाएगा। और जो सिप आप कर रहे हैं वो 1.82 करोड़ बनेगा 10 ईयर्स में। और स्टेप अप अगर आप करेंगे 10% का स्टेप अप तो आप करने का सोच रहे हैं तो 2.67 हो जाएगा। आपने ये लमसम और सिर्फ दोनों मिला के आपका टारगेट को इजीली मीट कर लेंगे। यू विल इजीली अचीव। 2 करोड़ का टारगेट रखा आपने 12 साल में, वो नॉर्मल सिप करने से भी आपका हो जाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि 2 करोड़ का जो वैल्यू है ना, आज 2 करोड़ नहीं है, आज उसका वैल्यू होगा 89 लाख, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पर कम होता है। ये याद रखना जरूरी है। जी, ये हम ध्यान दिलाते रहते हैं बार बार, तो दर्शकों के दिमाग में ये चीज़ ठीक से बैठ जाएगी कि आपको इन्फ्लेशन को कैसे ओवरकम करना है। और डाइवर्सिफिकेशन में आपको डाइवर्सिफाई करना है तो कहाँ कहाँ करना है, और साथ ही आपको कंसोलिडेट भी करना पड़ सकता है, तो एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। दूसरे कॉलर सुरजीत घोष हैं हमारे साथ कोलकाता से। यंग कॉलर हैं 36 साल के और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट इन्होंने रखा है और 8,000 की फ़िलहाल SIP है। सुरजीत,
बताएं आप अपने मन का सवाल। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा पोर्टफोलियो है। मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2000 का, कोटक क्लैप में 2000 का, क्वांट स्मॉल कैप में 2000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 का एसआईपी चल रहा है। तो 15 साल मेरा टारगेट है, 1 करोड़ मुझे बनाना है और मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ 2020 से। 5 लाख के करीब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है और नया एसआईपी हो चाहे जो एग्जिस्टिंग एसआईपी हो, उसमें हम खुद से और 5-6 हजार ऐड करना चाहते हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए और रिटायरमेंट का और कुछ अगर एसेट होगा तो बताइए। ठीक है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है प्रतिभा जी, और पोर्टफोलियो आपके सामने है और ये ओपन है कि बढ़ाने भी वाले हैं। 4-5 हज़ार की तैयारी ये करके बैठे हैं, आगे और कमाई बढ़ेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। क्या सही रोड मैप होगा इनके लिए? ये बहुत अच्छी बात है कि आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहे हैं, 15 इयर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप हैवी है। आपका पोर्टफोलियो का 56% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। तो जब रन अच्छा होता है जैसे पिछले 2-3 साल में, तो आपको बहुत अच्छा आउटकम्स मिलेगा, आपका अच्छा रिटर्न्स बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए जर्नी भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए इस स्मॉल कैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करने की जरूरत है। आपने अभी अब 2 स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, तो हमारा ये सुझाव होगा कि आप एसआईपी एक स्मॉल कैप फंड, जैसे आपका निपॉन है और क्वांट है, तो क्वांट को बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे मल्टी कैप फंड, जो निपॉन का मल्टी कैप फंड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको जब भी आप बढ़ा भी रहे हैं, आपने बताया कि आप 5-6 हज़ार बढ़ाएंगे। अगर आप 5-6 हज़ार बढ़ाएंगे तो स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप पे मत डालिए। अगर आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी चाहिए तो मल्टी कैप इज अ गुड कैटेगरी टू एंटर, तो उसमें आप बढ़ाइए ताकि थोड़ा सा लार्ज कैप भी आ जाएगा और मिड कैप भी आ जाएगा। और वो 25% एक्स्ट्रा जो है उसमें फंड मैनेजर क्लियरली डिसाइड करेंगे अभी कौन सा कैप चलने वाला है, और उधर थोड़ा आपका जर्नी स्मूथ आउट हो जाएगा। और ये होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप 15 का 20 साल भी अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो बहुत बड़ा रकम बनेगा। और जहां तक आपका कॉर्पस का बात है, आपने बताया कि आपका टारगेट है कि 1 करोड़ आपको रीच करना है। तो ये अगर आप ऐसे नॉर्मल सिप करेंगे, आप नहीं करने वाले, आपने बताया कि आप अभी बढ़ाने वाले हो, बढ़ाएंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर यही 8,000 का सिप करोगे तो 70 लाख तक बन जाएगा 15 इयर्स में। इसी को अगर आप 10% से भी बढ़ाओगे तो आपका इजिली 1 CR बन जाएगा। लेकिन आप तो बता रहे कि 50% बढ़ाने वाले अभी एसआईपी, ये बहुत अच्छी बात है, तो आपका कॉर्पस का प्रॉब्लम नहीं होने वाला जी। तो अभी 50% बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। बाद में चूंकि बेस बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज टर्म्स में हो सकता है आपको थोड़ा बढ़ाने में दिक्कत हो, उतनी लेकिन कम परसेंट हो, लेकिन बढ़ाते रहेंगे, स्टेप अप करते रहेंगे तो आप एक बड़े लक्ष्य को हासिल ज़रूर करेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और कॉलर्स की क्वेरी लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। हम अपने व्यूअर्स की क्वेरी ले रहे हैं और इस वक्त मेरे सामने है एक क्वेरी जो कि आई है ईमेल से और बड़ी दिलचस्प क्वेरी है। ये कुलदीप सिंह है, पंजाब से, लिखते हैं कि अगले साल मेरा रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट है तो अब लोग सोचेंगे कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले ये क्या करना चाहते हैं। ये 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पोते के नाम और 10 लाख रुपया अपनी बहू के नाम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि इक्विटी में डालें या कहाँ डालें, कैसे एसेट्स में डालें, हाइब्रिड एसेट में कहाँ डालें। 20 साल के लिए डालना है, तो बड़ी ही अच्छी इनकी एक सोच है, प्लानिंग है। प्रतिभा जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? क्योंकि आप अपने ग्रैंडसन और ओल्ड एज ऑफ डॉटर या डॉटर इन लॉ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विटी में डालना अच्छा होगा अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है, बिकॉज ये वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डालें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा एसेट क्लास में डालेंगे, ऐसा फंड में डालेंगे जहां पे बार बार मॉनिटर नहीं करना पड़ता हो, ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ता, उसको कंपाउंडिंग को टाइम दे देंगे, तो हमारे हिसाब से
अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है तो 50% फ्लेक्सी कैप में और बाकी 50% मल्टी कैप में डालना अच्छा होगा। तो ये कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, निप्पॉन मल्टी कैप में डाल सकते हैं, और भी फंड्स में डाल सकते हैं। ये मेरा चॉइस ऑफ फंड्स है। तो एक सुझाव है कि आप ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका तो पैसा एक मुश्त आएगा, लेकिन आप इन्वेस्ट कीजिए 12 या 15 वीक्स के एसटीपी के जरिए। लिक्विड फंड्स में डालिए, डेट फंड्स में, और धीरे धीरे 12 या 15 वीक्स उस टाइम पे आप तो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट करने वाले, नेक्स्ट ईयर का जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से एसटीपी का अवधि आप डिसाइड कीजिए। ये इसलिए कि अगर आपके इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद मार्केट में वॉलिटिलिटी आ गया तो आपको बने रहने में दिक्कत ना हो। ये हो भी सकता है कि 15 हफ्ते के बाद वॉलिटिलिटी आए, लेकिन इतना तो एटलीस्ट हम लोग सेफ गार्ड कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपने भले ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, सबसे बेस्ट फंड में इन्वेस्ट किया है, फिर भी आपको उसको मॉनिटर करना जरूरी है। मैं नहीं बता रही हूँ कि आप रोज देखें या फिर हर महीना देखें, लेकिन एक पीरियोडिक बेसिस पे, एनुअली अगर हो सके तो, मतलब आप न्यू ईयर के टाइम पे या बर्थडे के टाइम पे, बच्चे के बर्थडे के टाइम पे आप इसको रिव्यू कीजिए कि ये फंड्स कैसे कर रहे हैं। ये नहीं कि वो टॉप क्वार्टाइल में कोई भी फंड हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन कोई कारण से नहीं है और आपको पता है इसलिए नहीं है, तो आप रहने दीजिए, लेकिन डेफिनेटली उसको मॉनिटर करना है। और एक जरूरी बात, क्योंकि आप रिटायर्ड हो, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, हमारा हमेशा यही सजेशन रहता है हर रिटायर्ड पर्सन को कि जहां तक हो सके अपने एसेट्स अपने नाम पे रखिए। भले ही आपका इरादा बहुत अच्छा है अपने ग्रैंडसन या डॉटर इन लॉ को देने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नाम पे इन्वेस्ट करें और नॉमिनी कुछ फोलियो में ग्रैंडसन का 10 लाख का फोलियो में 10 लाख का डॉटर या डॉटर इन लॉ को रख सकते हैं। ये अच्छा तरीका होगा, क्योंकि आपको तो यूज नहीं करना है, लेकिन ऐसा जरूरत पड़ गया तो पहले आपके एसेट्स पे आपका हक होना चाहिए, बाद में किसी और का। वो फ्लाइट में भी बताते ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क ले ले और बाद में किसी और का मदद करें। जी, तो ये हो गया बोनस सजेशंस। आप फटाफट बताइए प्रतिभा जी आपके टॉप 4 फंड्स। टॉप 4 फंड्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, और जो हाइब्रिड कैटेगरी है उसमें एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड और वाइट ओक मल्टी एसेट फंड। चलिए, तो ये है टॉप 4 फंड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, और योर मनी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।